So hello dear friends, so this is about arc welding. Arc welding characteristics and what are the important things are this and why this is important. ये important क्यों है? क्योंकि इसमें से अभी गेट 2022 GT 2022 में 2 मार्क्स का सवाल आया था, वो भी इसी टॉपिक से, इसीलिए हम इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ रहे हैं और एक एक बात आपको बताएंगे। ये जो जितने भी लाइंस बोलूँगा इसी से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और एक्स्ट्रा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, इन्हीं से हो जाएंगे एब्सोल्युटली। अब बात हम शुरुआत करेंगे इससे, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिविटी, इसे बोलते हैं रिवर्स पोलैरिटी। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहेगा डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिविटी। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव वर्क पीस नेगेटिव, तो करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रोड से वर्क पीस की तरफ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वर्क पीस से इलेक्ट्रोड की तरफ, तो इलेक्ट्रोड पिघलेगा। इलेक्ट्रोड पिघलेगा कौन कौन सी आर्क वेल्डिंग में काम आता है? ये आता है मिग वेल्डिंग जो हम प्रैक्टिकल में करते थे, मैग वेल्डिंग जो हम प्रैक्टिकल में करते थे, इन सब में काम आता है ये डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिविटी। डायरेक्ट करंट मतलब डीसी करंट। अब सेकंड है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये किस में काम आता है? इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वर्क पीस से टकराएंगे और वर्क पीस को पिघलाएंगे। ये काम आता है टिग वेल्डिंग में, जिसमें हमें इलेक्ट्रोड पिघलाना नहीं है। जैसे टिग वेल्डिंग में टंगस्टन, इनर्ट गैस वेल्डिंग में टंगस्टन पिघलता नहीं है, इसलिए क्योंकि वो नेगेटिवली इलेक्ट्रोड होता है नेगेटिव, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वर्कपीस की तरफ टकराते हैं और वर्कपीस पर टकराने की वजह से वर्कपीस पिघलता है, न कि इलेक्ट्रोड पिघलता है। तो ये है, और ये कैसे काम आएगा? ये अब क्वेश्चन में काम आएगा। क्वेश्चन में काम आएगा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, इमेजिन करने के लिए कि वो दे रहेगा ये पिघल रहा है, तो आपको पता चलेगा किसका मास वो लेना है, मास ऑफ मेल्टिंग किसका लेना है, इलेक्ट्रोड का मास ऑफ मेल्टिंग लेना है कि वर्कपीस का मास ऑफ मेल्टिंग लेना है। ये तभी पता चलेगा जब हमें ये दोनों पता होंगे केसेस। अब हम बात करेंगे जो गेट के क्वेश्चन में आया था, तो समझ लो फिगर है ऐसी, ये फिगर है ऐसी, ये ट्रांसफार्मर है, ये इलेक्ट्रोड है, वर्कपीस है। अब अगर ये इलेक्ट्रोड और वर्कपीस दोनों कनेक्टेड ना हो, ये कुछ ना हो, बस एक सर्किट कंप्लीट कर दे, तो वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ ट्रांसफार्मर को बोला जाता है OCV। दिस इज द हाईएस्ट वोल्टेज, OCV is the voltage difference between electrodes when no current is flowing. Now second is short circuit current, IS is short circuit current and it is the current जब इलेक्ट्रोड और वर्कपीस को टच करवा दें हम लोग, तो इससे क्या होगा, एयर बीच में रहेगी नहीं, तो एयर रेजिस्टेंस आएगा नहीं, तो रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर ज़ीरो हो जाएगा, तो करंट एक फ्लो करने लगेगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो करने लगेगा। तो वो करंट जो फ्लो कर रहा है जब दोनों डायरेक्टली टच हो उसे बोलता है IS, और ये करना ज़रूरी होता है, इसे बोलते हैं स्टार्ट, तभी आर्क बनना शुरू होती है। फिर एक आता है V वोल्टेज अक्रॉस आर्क और वोल्टेज अक्रॉस ट्रांसफार्मर। अभी बताता हूँ कैसे बोला मैंने इसे। अब देखो, जब हम इसको दूर रखेंगे, जब इसको टच करके हटा दिया तो एक आर्क बन जाएगी यहाँ पे। अब इस आर्क के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे बोलेंगे V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर्क, और I जो इस सर्किट से करंट उस वक्त फ्लो करेगा जब आर्क बन चुकी है। नाउ एक स्टेबल आर्क बनने के लिए V अक्रॉस ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू V अक्रॉस आर्क, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ट्रांसफार्मर होना चाहिए। OCV नहीं, अब OCV से चेंज हो जाएगा वोल्टेज ट्रांसफार्मर का, क्योंकि अब सर्किट एक आर्क की वजह से कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ वोल्टेज OCV नहीं रहेगा, यहाँ V हो जाएगा, और यहाँ भी V। स्टेबल आर्क के लिए दोनों सेम होना चाहिए, ये यूज़फुल आएगा। A + BL इज इक्वल टू V0 - V0 अपॉन IS इंटू I से दोनों की इक्वेट करके हम निकालेंगे आंसर।
ये रहा। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज द फार्मूला। द फार्मूला, ये जो भी फार्मूला दे रहा हूँ ये तभी यूज़फुल होंगे जब क्वेश्चन में इट मेंशंस दैट आर्क वेल्डिंग दी है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स दी है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ या फिर लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हो या फिर लिखा हो कि कांस्टेंट वोल्टेज टाइप ट्रांसफार्मर ऐसा दिया हो तो यूज़ कर लो। अब कुछ नहीं दिया हो तो भी यूज़ कर लो, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही है। तो ये फार्मूला है V इक्वल टू वी नॉट माइनस वी नॉट अपॉन आई एस इंटू आई, जहाँ V है वोल्टेज अक्रॉस आर्क जब आर्क बन जाए, और I इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट जब आर्क बन जाए। और कब यूज़ करना है इसकी कंडीशन मैंने बता दी। तो ये फार्मूला है V अक्रॉस आर्क, ये फार्मूला भी है, और ये फार्मूला देखो V अक्रॉस आर्क इज इक्वल टू A प्लस बी एल, वेयर A एंड B आर कॉन्स्टेंट। V ये इक्वेशन यूज़ करते वक्त V वोल्ट में लेना है, और L के लिए वो देगा मोस्टली mm में देता है, वो देगा क्वेश्चन में। इट विल मेंशन दैट टेक लेंथ इन दिस। ये L जो है वो जब आर्क बना था तो ये है L, इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस आर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L। अब ट्रांसफार्मर के लिए एक बहुत अच्छी कंडीशन है कि करंट जो फ्लो करेगा वो ये होगा, ये रिलेशन, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला रिलेशन फ्लो नहीं होता, ये रिलेशन फॉलो होता है। इसका मतलब I इक्वल 1 बाय लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन वर्कपीस एंड इलेक्ट्रोड। तो अगर ज़्यादा L होगा, ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो एयर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका मतलब करंट जो होगा वो कम होगा। मीन्स L इंक्रीजेज I डिक्रीजेज, यही है। अब हम बात करेंगे पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। पावर जो चाहिए मेल्ट करने के लिए, या पावर जो प्रोड्यूस होगी वो होगी वोल्टेज अक्रॉस आर्क इंटू आई थ्रू सर्किट। In GATE 2020 the question asked was find the maximum power। मैक्सिमम पावर के लिए कुछ नहीं करना है, पावर मैक्सिमम इज इक्वल टू V इंटू आई, और V होगा V OCV बाई टू इंटू शॉर्ट सर्किट करंट बाई टू। पावर मैक्स इज इक्वल टू OCV बाई टू इंटू शॉर्ट सर्किट करंट बाई टू, ये यूज़ होगा। ये रहा V होना चाहिए, V अक्रॉस आर्क होना चाहिए, V जो OCV था बाई टू, और I अक्रॉस सर्किट होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट करंट बाई टू। ये दोनों साथ में होना चाहिए टू गेट मैक्सिमम पावर। येस, इट इज़ डेफिनेटली वैलिड एंड यूज इट डायरेक्टली। इन GT22 यू कैन सी इट इज़ यूज डायरेक्टली। अगर किसी भी क्वेश्चन में आस्क लाइक फाइंड L ऑप्टिमम, V ऑप्टिमम, I ऑप्टिमम फॉर मैक्सिमम पावर, वो इक्वेशन लिखो और dP/dL, dP/dV, dP/dI को निकालो इक्वल टू 0। वेल्डिंग में AC या DC होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तक फ़र्क नहीं पड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी क्वेश्चन में आया नहीं, मतलब किसी क्वेश्चन में अगर AC दिया और DC दिया, फॉर्मूले में कुछ चेंज हुआ ही नहीं। अब हमने पढ़ा कि I इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू L, I इज इक्वल टू A प्लस बी एल, ये भी लिखा जा सकता है, ये क्वेश्चन में ये यूज़ हुआ था। अब हाँ पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पर A और B की वैल्यू अपने आप संभाल लेगी चीज़ों को। ये देखो A और B अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे ऐसा कि आंसर आ जाए। तो ये है आर्क के बारे में सारे क्वेश्चन, सारे वो। अब इसके क्वेश्चन करके इसको ख़त्म कर देता हूँ। ओके।